मेरा नाम एक्सयू चांग है। मैं एक क्यूआई रिफाइनमेंट कल्टीवेटर हूं जो पूरे 1 लाख साल से जिंदा हूं। और मेरे पास एक सांप है। हर साल जिंदा रहने पर हमें एक एट्रीब्यूट पॉइंट मिलता है। खुद को मरने से बचाने के लिए मैंने अपनी स्ट्रेंथ 99 मिलियन और डिफेंस पॉजिटिव इन्फिनिटी पर रखी हुई है। रास्ते में मुझे एक ऐसा बूढ़ा आदमी मिला जिसे शेखी बघारने का बहुत शौक था। मैंने उसे अपना मास्टर बना लिया, ये सोचकर कि उसके बुढ़ापे में उसका सहारा बन जाऊंगा और साथ ही 2 वक्त का खाना भी मिल जाएगा। लेकिन एक दिन उस बूढ़े आदमी को एक सेक्ट के गेट के बाहर पीट पीट कर मार डाला गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपनी गोद ली हुई बेटी को एक इमॉर्टल सेक्ट में भेजना चाहता था। उसकी गोद ली हुई बेटी उसकी लाश के ऊपर से गुजर गई, सेंट बन गई और मुस्कुराते हुए बोली, फादर, आप एक अच्छे काम के लिए मरे हैं। आपकी बेटी आपको हमेशा याद रखेगी। मैंने अपने मास्टर का बुरी तरह घायल और पहचान से बाहर हो चुका चेहरा देखा और एक लंबी सांस ली। फिर मैंने उस सांप को छुआ जो 5000 साल से मेरी आस्तीन में सो रहा था। उठो, किसी ने अभी अभी हमारा इतने सालों का मील टिकट तोड़ दिया है। अब इस इमॉर्टल वर्ल्ड के आसमान को बदलने का वक्त आ गया है। मेरे मास्टर क्यूई रिफाइनमेंट पीक के एक मामूली कल्टीवेटर थे और मैं लक्सिया सेक्ट का सीनियर डिसाइपल था, दुनिया का सबसे लंबे समय तक जिंदा रहने वाला क्यूई रिफाइनमेंट कल्टीवेटर। पूरे 1 लाख साल। इन 1 लाख सालों में मैंने न जाने कितनी पीढ़ियों के प्रतिभाशाली लोगों को उभरते और मिटते देखा। मैं अनगिनत डिमोनिक लॉर्ड्स से भी ज्यादा जी चुका था। मैं सिर्फ जिंदा ही नहीं रहा, बल्कि समय के साथ और भी मजबूत होता गया। मेरी ताकत मेरे कल्टीवेशन रेल्म से नहीं, बल्कि मेरे एट्रीब्यूट पैनल से आती थी। मेरी स्ट्रेंथ 99 मिलियन थी। मेरा डिफेंस पॉजिटिव इन्फिनिटी था। मेरी स्पीड रोशनी की रफ्तार से 10 गुना ज्यादा थी। लेकिन मैंने हमेशा लो प्रोफाइल रखा। मैंने कभी किसी मुसीबत को खुद नहीं बुलाया और न ही कभी अपनी ताकत का दिखावा किया, क्योंकि मैं एक आसान सी बात समझ चुका था, लंबी जिंदगी ही असली जीत होती है। पिछले 50 सालों से मेरी जिंदगी काफी आराम से चल रही थी। इसकी वजह थी कि मैंने शाओ जियू नाम के एक सस्ते मास्टर को चुन लिया था। वो लक्सिया सेक्ट के एक टूटे फूटे सेक्ट से था और हर दिन बढ़ चढ़कर बातें करता रहता था। उसका दावा था कि उसके पूर्वजों ने इमॉर्टल्स को जन्म दिया था। वो कहता था कि अपनी जवानी में वो कई मील दूर तक सबसे हैंडसम नौजवान था। आमतौर पर मैं बस सूरजमुखी के बीज खाते हुए उसकी बातें सुनता रहता। हाँ, मास्टर, आप ही सबसे महान हैं। उस बूढ़े आदमी की एक गोद ली हुई बेटी थी जिसका नाम शाओ पन्र था। उसे उसने बर्फ में पाया था और अपनी जान से भी ज्यादा प्यार देकर बड़ा किया था। जब भी खाने के लिए कुछ अच्छा मिलता वो सबसे पहले उसके लिए बचाकर रखता। हालांकि शाओ पैनर हमारे सेक्ट की गरीबी से नफरत करती थी और उसे कमजोर और बेकार समझती थी, फिर भी बूढ़ा आदमी हमेशा उसके सामने मुस्कुराता रहता और उसे खुश करने की कोशिश करता। कल बूढ़े आदमी ने मुझे चुपके से एक तरफ बुलाया। उसने अपने चोगे से कपड़े का एक छोटा सा बंडल निकाला। उसके अंदर एक मुरझाया हुआ फल रखा था। एक्सयू चांग, ये हमारे सेक्ट का लॉन्जेविटी फ्रूट है। मैं इसे श्वांटियन सेक्ट को देना चाहता हूं ताकि बदले में पैनर को उनके सेक्ट में शामिल होने का मौका मिल जाए। पन्र बहुत घमंडी है और उसके बड़े सपने हैं। वो हमारी इस टूटी फूटी जगह पर नहीं रहना चाहती। मैं उसकी ये इच्छा पूरी करना चाहता हूं। बूढ़े आदमी के चेहरे पर मुस्कान थी और उसकी आंखें उम्मीद से चमक रही थीं। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, मास्टर, स्वांटियन सेक्ट के लोग बहुत घमंडी हैं। मुझे नहीं लगता कि सिर्फ ये फल काफी होगा। लेकिन बूढ़े आदमी ने बस हाथ हिलाकर कहा, कोशिश करने में क्या जाता है, क्या पता काम बन जाए। तुम घर पर रहकर सेक्ट का ध्यान रखना। जब मैं वापस आऊंगा तो पहाड़ के नीचे से तुम्हारे लिए रोस्ट चिकन लेकर आऊंगा। इतना कहकर वो शाओ पन्र को साथ लेकर चला गया। उसके हाथ में वही छोटा सा बंडल था जिसमें उसकी सारी उम्मीदें बंधी हुई थीं। मैं सेक्ट के गेट पर बैठा पूरी रात उसका इंतजार करता रहा, लेकिन रोस्ट चिकन कभी नहीं आया। उसकी जगह एक लाश आई। स्वांटियन सेक्ट का एक फ्लाइंग शिप आसमान में ऐसे मंडरा रहा था जैसे कोई कूड़ा फेंकने आया हो। उन्होंने उस बूढ़े आदमी को नीचे फेंक दिया। एक जोरदार धमाके के साथ वो हमारे सेक्ट गेट के सामने बनी पत्थर की सीढ़ियों पर आ गिरा। सुबह के सन्नाटे में उसकी हड्डियों के टूटने की आवाज और भी ज्यादा चुभ रही थी। उसके चेहरे पर हमेशा रहने वाली मुस्कान अब खून से लथपथ हो चुकी थी। उसे पहचानना भी मुश्किल था। उसकी छाती धंस चुकी थी और उसकी हर पसली टूट चुकी थी। साफ दिख रहा था कि उसे पीट पीट कर मार डाला गया था। तभी फ्लाइंग शिप से जिया की आवाज आई। उसकी आवाज ठंडी तीखी और ऐसी थी जैसे आखिरकार उसे अपनी आजादी मिल गई हो। पिता, शांति से आराम करना। एल्डर ने कहा था कि भले ही आपकी लॉन्जेविटी फ्रूट की क्वालिटी औसत थी, लेकिन आपकी मौत मेरी ईमानदारी साबित करने के लिए काफी थी। मैं आपको हमेशा याद रखूंगी। आप मेरे भविष्य के लिए मरे हैं। आप एक अच्छे मकसद के लिए मरे हैं। इतना कहकर फ्लाइंग शिप मुड़ा और उसकी खुशी भरी हंसी हवा में छोड़ता हुआ दूर गायब हो गया। मैं उस बूढ़े आदमी के पास जाकर बैठ गया। उसका हाथ अब भी कसकर बंद था और उसके नाखूनों के नीचे मिट्टी भरी हुई थी। मैंने धीरे धीरे उसकी उंगलियां खोली।
उसकी हथेली में ऑयल पेपर में लिपटा हुआ एक कुचला हुआ रोस्ट चिकन लेग था, जिसमें अब भी हल्की गर्माहट बाकी थी। मरते वक्त भी उसे मेरे लिए रोस्ट चिकन लाना याद था। मैंने उस चिकन लेग को देखा, फिर अपने मास्टर के बुरी तरह बिगड़े चेहरे को। लाखों सालों से मेरे अंदर दबी हुई वो सील आखिरकार टूट गई। मैंने अपने हाथ से तेल पोंछा और अपनी आस्तीन को छुआ। अंदर से एक छोटा हरा सांप अपना सिर बाहर निकाल रहा था और उसकी जीभ से हल्की सी फुफकार निकल रही थी। शाओ चिंग, हमारा मील टिकट चला गया। अब मैं ये रोस्ट चिकन नहीं खा सकता। मैंने उस बूढ़े आदमी को पहाड़ के पीछे सब्जियों के बगीचे के बिल्कुल पास दफना दिया। जब वो जिंदा था उसे मुझे वहां सब्जियां उगाते देखना बहुत पसंद था। वो हमेशा कहता था कि मेरे उगाए हुए पत्ता गोभी की खुशबू मीट से भी अच्छी होती है। मेरा दूसरा जूनियर ब्रदर पास ही बैठा एक चाकू तेज कर रहा था। वो कसाई वाला चाकू था जिससे सूअर काटे जाते हैं। उसने उसे इतना तेज कर दिया था कि वो चमकने लगा। मेरा दूसरा जूनियर ब्रदर गूंगा था। वो एक भुलक्कड़ बेवकूफ भी था। 5000 साल पहले जब मैंने उसे लाशों के पहाड़ से निकाला था तब वो डीमन रेल्म का नंबर 1 डीमन वेनरेबल था। ऐसा मॉन्स्टर जो बिना एक पल सोचे किसी को भी मार देता था। लेकिन अब वो सिर्फ सूअर काटना जानता था। मेरी तीसरी जूनियर सिस्टर रो रही थी। वो इतनी जोर से रो रही थी कि उसकी नाक से बुलबुले तक निकल रहे थे। मेरी तीसरी जूनियर सिस्टर अंधी थी। 80,000 साल पहले वो एम्प्रेस थी जिसने सभी डीमन बीस्ट्स को एक कर दिया था। उसकी सिर्फ एक नज़र किसी ग्रेट कंप्लीशन कल्टिवेटर को मारने के लिए काफी थी। लेकिन अब वो सिर्फ टटोल टटोल कर मेरे पौधों में पानी दे सकती थी। सीनियर ब्रदर, क्या मास्टर वापस नहीं आएंगे? मेरी तीसरी जूनियर सिस्टर ने मेरे रोब का किनारा पकड़ लिया और बेकाबू होकर रोने लगी। मैंने धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरा। वो वापस नहीं आएंगे, उन्हें पीट पीट कर मार डाला गया। उसका रोना एकदम रुक गया। उसके शरीर से एक गहरा ऑरा निकलने लगा। हमारे आसपास की घास और पेड़ एक पल में मुरझा गए। उन्हें किसने मारा? उसकी आवाज बदल चुकी थी। वो ठंडी और डरावनी थी, जैसे कोई दुष्ट भूत 9 हेल से रेंगकर बाहर आया हो। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और उस काले ऑरा को फिर से दबा दिया। जल्दी मत करो। उसी समय मेरी तीसरी जूनियर सिस्टर अंदर आई। उसने हमारी तरफ देखा तक नहीं। वो सीधे बूढ़े आदमी की कब्र के पास गई और कब्र के पत्थर पर अपना गाढ़ा कफ थूक दिया। क्या मनहूस किस्मत है, मरने के बाद भी हमें यहां तक घसीट लाया। ध्यान से सुनो, सेंट्स ने तुम्हें मुआवजा भेजा है। ये स्पिरिट स्टोन्स रखो और अपना मुंह बंद रखो। अगर इस पहाड़ के बाहर सेंट्स के बारे में एक भी बुरी अफवाह मेरे कानों तक पहुंची तो मैं तुम्हारे इस घटिया सेक्ट को जड़ से खत्म कर दूंगा। मेरे दूसरे जूनियर ब्रदर ने चाकू तेज करना बंद कर दिया। मेरी तीसरी जूनियर सिस्टर ने भी रोना बंद कर दिया। उसकी खाली आंखों के गड्ढे सीधे उस जवान आदमी की तरफ थे। मैं आगे बढ़ा और जमीन पर बिखरे स्पिरिट स्टोन्स उठाने के लिए झुक गया। वो जवान आदमी नफरत से हंसा। कम से कम तुम्हें अपनी औकात तो पता है। कुछ स्पिरिट स्टोन्स के बदले एक बूढ़े कुत्ते की जान, तुम्हें तो बहुत अच्छा सौदा मिला है। याद रखना, आगे से जब भी स्वांटियन सेक्ट का कोई आदमी दिखे तो घुटनों के बल बैठ जाना और रेंगते हुए निकलना। रुको, मैंने उसे आवाज दी। वह मुड़ा। अब क्या? मैंने उसकी तरफ देखा। अभी तुमने मेरे मास्टर की कब्र पर क्या थूका था? मैंने थूका था। क्यों? क्या चाहते हो कि मैं उसे चाटकर साफ कर दूं? वो जवान आदमी एक पल के लिए हैरान रह गया, फिर जोर से हंसने लगा। हा, ये बेकार का कचरा पागल हो गया है क्या? सीनियर ब्रदर, इससे बात करके टाइम वेस्ट मत करो। सीधा इसकी टांगे तोड़ दो। आसपास खड़े ज़्वांटियन सेक्ट के चेले भी हंसने लगे। अब भी मुस्कुराते हुए वो जवान आदमी मेरी तरफ बढ़ा और मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया। बच्चे, अगले जन्म में अपनी आंखें खोलकर रखना। थप्पड़! एक तेज आवाज गूंजी और उसी के साथ उसकी गर्दन भी उड़ गई। मैंने स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल नहीं किया था। मैंने सिर्फ अपना हाथ घुमाया था। उस जवान आदमी का सिर उसकी गर्दन से ऐसे अलग हो गया जैसे किसी लोहे के हथौड़े से तरबूज फोड़ दिया गया हो। खून और दिमाग चारों तरफ बिखर गए। उसका बिना सिर वाला शरीर कुछ पल डगमगाया, फिर मेरे मास्टर की कब्र के सामने घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी कटी हुई गर्दन से लगातार खून बह रहा था। इसे चाटकर साफ करने की जरूरत नहीं है। अपनी जान देकर साफ करना ज्यादा बेहतर है। पहाड़ों की हवा जोरों से चल रही थी और उसके साथ खून की गंध भी फैल गई। स्वांटियन सेक्ट के बचे हुए चेले इतने बुरी तरह कांप रहे थे कि उनके पैर तक उनका साथ नहीं दे रहे थे। जिस जवान आदमी का सिर मैंने अभी उड़ाया था वो फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के 7वें लेवल का कल्टीवेटर था। उनकी नज़र में वो एक एक्सपर्ट था, लेकिन मेरे सामने वो एक मक्खी से भी ज्यादा नहीं था। तो तुमने सीनियर ब्रदर वैंग को मार डाला। एक शिष्य चीखा। उसकी आवाज डर से कांप रही थी। तुम्हारा अंत हो गया। स्वांटियन सेक्ट तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। सेंट टेस की शादी कल है। तुम खुद मौत को बुला रहे हो। मैंने उनकी तरफ देखा। मेरी आंखें मरे हुए तालाब की तरह शांत थीं। शादी? अच्छा है।
मेरे मास्टर कभी शादी की शराब नहीं पी पाए, मैं उनके लिए एक प्याला लेकर आता हूं। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया। सभी शिष्य घबरा गए। वे पीछे हटते हुए अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड्स बुलाने लगे और भागने की कोशिश करने लगे। भाग पाओगे? मैंने धीरे से कहा और अपने पैर के अगले हिस्से से जमीन पर हल्का सा दबाव डाला। जमीन जोर से कांप उठी। एक अदृश्य शॉकवेव चारों तरफ फैल गई। धम धम धम। जो शिष्य अभी अभी हवा में उड़े थे, उन पर जैसे किसी अदृश्य विशाल हाथ ने हमला कर दिया। उनके शरीर और फ्लाइंग स्वॉर्ड्स एक ही पल में हवा में फट गए और खून के बादलों में बदल गए। मेरा दूसरा छोटा भाई अपना कसाई वाला चाकू लेकर आया। जमीन पर बिखरे मांस के टुकड़ों को देखकर उसकी आंखों में खून की प्यास चमक उठी। भाइयों को मारते हुए देख लिया? चलो, तुम सब मेरे साथ चलो। मास्टर का कॉफिन भी उठा लो। हमारा लक्ष्य सेक्ट गरीब हो सकता है, लेकिन गिफ्ट ले जाते वक्त कभी कंजूसी नहीं करता। मेरा दूसरा छोटा भाई मुस्कुराया। उसके सफेद दांत साफ दिखाई दे रहे थे। फिर वो शोक हॉल के अंदर गया और भारी काले रंग का कॉफिन एक हाथ से ऐसे उठा लिया जैसे सूखी घास का गट्ठर उठा रहा हो। मेरी तीसरी छोटी बहन ने अपनी आस्तीन से एक सोना निकाली। यही वो इंस्ट्रूमेंट था जिसे बूढ़े मास्टर जिंदा रहते सबसे ज्यादा पसंद करते थे। चलते हैं। मैंने कुछ भी नहीं सोचा। असल में अब सोचने की जरूरत ही नहीं थी। मैं सीधा दौड़ पड़ा। मेरे हर कदम के साथ जमीन में एक गहरा गड्ढा बनता जा रहा था। मेरा शरीर किसी तोप के गोले की तरह हवा चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। मेरा दूसरा छोटा भाई कॉफिन उठाए बिल्कुल मेरे पीछे था। मेरी तीसरी छोटी बहन लगातार सोना बजा रही थी। उसकी दुख भरी और तीखी धुन आसमान तक गूंज रही थी। और इस तरह हम सीधे स्वांटियन सेक्ट की तरफ बढ़ गए। रास्ते में हम एक शहर पहुंचे। ये एक स्वांटियन सेक्ट के कंट्रोल वाला शहर था और आगे जाने का यही एक रास्ता था। शहर की दीवारें बहुत ऊंची थीं और पहरा भी बेहद सख्त था। जब शहर की सुरक्षा कर रहे कमांडर ने हमें देखा तो वो जोर से चिल्लाया, रुको! स्वांटियन सिटी में घुसने की हिम्मत किसने की? आज सेंट टेस की शादी का दिन है। बिना इजाजत कोई। मैंने उसे अपनी बात पूरी करने का मौका ही नहीं दिया। मैं और तेजी से उसकी तरफ बढ़ गया। हटो! ये एक शब्द उसी पल गूंजा जब मैं शहर की दीवार से टकराया। बूम! धातु और पत्थर से बनी वो विशाल दीवार जो 100 फीट से भी ज्यादा ऊंची थी, मेरे सामने कागज की तरह कमजोर साबित हुई। वो एक ही पल में ढह गई। शहर के अंदर मौजूद सभी लोग डर के मारे वहीं खड़े रह गए। यहां आपकी स्क्रिप्ट दी गई है, जिसे आपके बताए गए सभी नियमों के अनुसार पैराग्राफ में बांटा गया है और सिर्फ पूर्ण विराम का ही उपयोग किया गया है। उन्होंने हमारे इस अजीब से ग्रुप को आगे बढ़ते देखा। एक ताकतवर आदमी अपने कंधे पर ताबूत उठाए हुए था। एक अंधी जवान लड़की सोना बजा रही थी और एक जवान आदमी जिसके पूरे शरीर से किलिंग इंटेंट फूट रहा था। हम शहर के बीचों बीच से सीधा आगे बढ़ते गए और अपने पीछे खून से सना रास्ता छोड़ते गए। किसी में हमें रोकने की हिम्मत नहीं थी और न ही कोई हमें रोक सकता था। मैंने सिर उठाकर दूर पहाड़ों की चोटियों की तरफ देखा, जहां बादलों और धुंध के बीच इमॉर्टल ऑरा फैली हुई थी। वहीं स्वांटियन सेक्ट खड़ा था। मास्टर, आपका शिष्य आपको शादी की वाइन पिलाने ले जा रहा है। उस दिन स्वांटियन सेक्ट में खूब रौनक थी। पूरे पहाड़ पर लाल रेशम बिछा हुआ था और आसमान में जश्न का संगीत गूंज रहा था। अनगिनत सेक्ट्स के लोग बधाई देने आए थे। फ्लाइंग शिप्स और मैजिकल ट्रेजर्स पूरे चौक में भरे हुए थे। ऊंचे मंच पर शाओपैनर ने शानदार लाल वेडिंग रोब और फीनिक्स क्राउन पहन रखा था। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसके बगल में स्वांटियन सेक्ट का यंग सेक्ट मास्टर खड़ा था। दोनों एकदम परफेक्ट कपल लग रहे थे। नीचे खड़ी भीड़ उनकी जमकर तारीफ कर रही थी। सेंटेस की खूबसूरती और टैलेंट का कोई मुकाबला नहीं है। वो और यंग सेक्ट मास्टर सच में एक दूसरे के लिए ही बने हैं। मैंने सुना है कि सेंटेस ने डाओ की तलाश में अपने दुनियावी रिश्ते तक छोड़ दिए और राइचसनेस के लिए अपने परिवार का भी त्याग कर दिया। सच में क्या नेकदिल इंसान है। शाओपैनर के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी और उसकी आंखें गर्व से भरी हुई थीं। उसे ये एहसास बहुत अच्छा लग रहा था कि सबकी नजरें उसी पर थीं और हर कोई उसकी तारीफ कर रहा था। यही वो जिंदगी थी जिसकी उसने हमेशा चाहत की थी। वो गंदा लुओक्सिया सेक्ट और वो बूढ़ा आदमी जो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करता था, उन्हें तो उसने बहुत पहले ही पीछे छोड़ दिया था। शुभ मुहूर्त आ गया है। सेरेमोनी मास्टर ने ऊंची आवाज में घोषणा की, अब नए दूल्हा दुल्हन हेवन एंड अर्थ को प्रणाम करेंगे। शाओपैनर और यंग सेक्ट मास्टर झुकने ही वाले थे कि तभी सेक्ट के गेट की तरफ से एक तेज और बेहद दर्द भरी सोना की आवाज गूंज उठी। वो धुन इतनी चुभने वाली और दुख से भरी थी कि उसने पूरे जश्न के संगीत को दबा दिया। सब लोग एक पल के लिए जम गए और गेट की तरफ देखने लगे। अगले ही पल उन्होंने देखा सदर्न हेवनली गेट, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसे 7th लेवल नेसेंट सोल कल्टिवेटर भी नहीं तोड़ सकता, अचानक जोर जोर से कांपने लगा। बूम! एक जोरदार धमाके के साथ विशाल जेट गेट ऐसे फट गया जैसे उस पर कोई उल्का आकर गिरा हो। अनगिनत पत्थरों के टुकड़े तोप के गोलों की तरह चारों तरफ उड़ गए, जिससे सामने बैठे मेहमान घबरा उठे। जब धूल बैठी 3 लोग अंदर आते दिखाई दिए। सबसे आगे मैं था। मेरे शरीर के आसपास स्पिरिचुअल एनर्जी का जरा भी उतार चढ़ाव नहीं था,
लेकिन मेरी मौजूदगी इतनी भारी थी कि वहां मौजूद हर किसी को सांस लेना तक मुश्किल हो रहा था। मेरा दूसरा छोटा भाई अपने कंधे पर काला ताबूत उठाए हुए था। उसके हर कदम के साथ जमीन पर गहरे निशान बन रहे थे। मेरी तीसरी छोटी बहन लगातार सुओना बजा रही थी। जैसे जैसे उसकी धुन और तेज और ज्यादा दर्द भरी होती गई, उसके गाल भी फूलते चले गए। पूरा मैदान एकदम खामोश हो गया। हर कोई सन्न था। ये आखिर हो क्या रहा है? यहां शादी हो रही थी और ये लोग ताबूत लेकर आ गए थे। क्या ये लोग शादी की सेरेमनी बिगाड़ने आए हैं? जैसे ही शाओ पन्र की नजर मुझ पर पड़ी, उसका चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया। उसका शरीर लड़खड़ा गया और वो लगभग अपना संतुलन खो बैठी। किशु चैंगेन। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका वही कायर सीनियर ब्रदर जो मार खाने पर कभी पलटकर वार नहीं करता था और बेइज्जत होने पर भी चुप रहता था, आज सीधे श्वांटियन सेक्ट पर हमला करने की हिम्मत करेगा। मैंने अपने चारों तरफ उठ रही हैरानी, गुस्से और मजाक उड़ाती नजरों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। मैं शांत कदमों से चौक के बीच तक गया और अपने दूसरे जूनियर ब्रदर को ताबूत नीचे रखने का इशारा किया। धम! ताबूत भारी आवाज के साथ जमीन पर गिरा और उस आवाज से वहां मौजूद हर किसी का दिल कांप उठा। मैंने सिर उठाकर ऊंचे प्लेटफॉर्म पर खड़ी शाओर की तरफ देखा। उसके खून जैसे लाल शादी के कपड़े मेरी आंखों में चुभ रहे थे। फिर मैं हल्का सा मुस्कुराया। जूनियर सिस्टर, आज इतना खुशी का दिन है, तुमने अपने सीनियर ब्रदर को बताया भी नहीं। मेरी आवाज ज्यादा ऊंची नहीं थी, लेकिन चौक के हर कोने तक साफ सुनाई दे रही थी। शाओर ने खुद को शांत रखने की कोशिश की। उसने मेरी तरफ उंगली उठाकर गुस्से में चिल्लाया, एक्सू चोंगकिंग, क्या तुम पागल हो गए हो? ये एक स्वांटियन सेक्ट है, कोई ऐसी जगह नहीं जहां तुम मनमानी कर सको। ये बेकार ताबूत उठाओ और यहां से निकल जाओ, वरना मुझे हमारे पुराने रिश्ते की परवाह नहीं होगी। यंग सेक्ट मास्टर का चेहरा भी उतर गया। वो शाओर के सामने आकर खड़ा हुआ और ठंडी आवाज में बोला, ये आवारा कुत्ता कहां से आ गया? मेरी शादी का दिन खराब करने की हिम्मत कैसे हुई? गार्ड्स, इसे पीट पीट कर मार डालो। उसके आदेश के साथ ही स्वांटियन सेक्ट के दर्जनों लॉ एनफोर्समेंट डिसाइपल्स हाथों में मैजिक आर्टिफैक्ट्स लिए हमें चारों तरफ से घेरने लगे। उड़ती तलवारें और मैजिक ट्रेजर्स ठंडी रोशनी में चमक रहे थे और उनकी नोकें हमारी तरफ थीं। मैंने पलक तक नहीं झपकाई। मेरी नजर सिर्फ शाओर पर थी। मैंने जमीन पर रखे ताबूत की तरफ इशारा किया। शाओर, तुम्हारे पिता ने कहा था कि उन्हें रोस्ट चिकन खाना है, लेकिन तुमने कभी उन्हें खरीदकर नहीं दिया। मरने से पहले भी वो वही लॉन्जेविटी फ्रूट पकड़े हुए थे जिसे उन्होंने तुम्हारे भविष्य के लिए बचाकर रखा था। अब उन्हें ठंड लग रही है। नीचे आओ और मुआवजे के तौर पर खुद उनके साथ लेट जाओ। तुम्हारी इतनी हिम्मत! 7th लेवल नासेंट सोल एल्डर गुस्से से दहाड़ उठा। वह लॉ एनफोर्समेंट हॉल का मास्टर था जो अपने गुस्सैल स्वभाव के लिए मशहूर था। उसे देखकर कि मैं स्वांटियन सेक्ट की ताकत को बिल्कुल भी महत्व नहीं दे रहा था, उसने तुरंत अपनी फ्लाइंग सॉर्ड बुला ली। तलवार हवा में फैलती गई और देखते ही देखते 100 फीट से भी ज्यादा लंबी विशाल तलवार बन गई। पहाड़ों को चीर देने वाली ताकत के साथ उसने सीधे मेरे सिर पर वार कर दिया। मर जाओ! तलवार की सॉर्ड एनर्जी चारों तरफ फैल गई। मेहमान डर के मारे जल्दी जल्दी पीछे हट गए कि कहीं वे भी इस हमले की चपेट में न आ जाएं। शाओर के होठों पर ठंडी मुस्कान आ गई। वो जानती थी कि जब तक मैं मर जाऊंगा, उसका शर्मनाक अतीत हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। मैं अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिला। मैंने ऊपर देखने की भी जरूरत नहीं समझी। जैसे ही विशाल तलवार मेरी खोपड़ी को 2 हिस्सों में बांटने वाली थी, मैंने बस 2 उंगलियां उठाईं और उसे हल्के से पकड़ लिया। टन! धातु के टकराने जैसी तेज आवाज गूंज उठी। वो विशाल तलवार जो पहाड़ों को चीर सकती थी, मेरी 2 उंगलियों के बीच फंसी हुई थी। वो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकी। जैसे ही उसने मेरी उंगलियों को छुआ, उसकी सारी सॉर्ड एनर्जी ऐसे गायब हो गई जैसे मिट्टी समुद्र में घुल जाती है। ये नामुमकिन है। वो बूढ़ा एल्डर डर के मारे चीख उठा। मैंने उसकी तरफ देखा और शांत स्वर में कहा, क्या स्वांटियन सेक्ट अपने मेहमानों के साथ ऐसा व्यवहार करता है? बहुत कमजोर। इतना कहकर मैंने अपनी उंगलियों पर हल्का सा जोर लगाया। क्रैक! वो टॉप ग्रेड मैजिक फ्लाइंग सॉर्ड किसी कांच की तरह 2 टुकड़ों में टूट गई। मैंने टूटी हुई तलवार का आधा हिस्सा उठाया और लापरवाही से उसकी तरफ फेंक दिया। वूश! तलवार का वो टुकड़ा इतनी तेजी से निकला कि डिवाइन सेंस भी उसे पकड़ नहीं पाया। नेसेंट सोल एल्डर को चीखने का मौका तक नहीं मिला। टूटी हुई तलवार उसके सीने को चीरती हुई निकल गई और उसे पीछे बने बड़े हॉल के एक खंभे से कील की तरह जड़ दिया। नहीं, ये नामुमकिन है। वो तो सिर्फ एक क्यूआई रिफाइनमेंट कल्टिवेटर है। वो तो एक बेकार कचरा है। वो खुद से बड़बड़ाता रहा। उसकी आंखें अब भी यकीन नहीं कर पा रही थीं कि उसने अभी क्या देखा है। मैंने अपने हाथों से धातु की धूल झाड़ी और सामने खड़े हैरान लॉ एनफोर्समेंट डिसाइपल्स की तरफ देखा। और कौन लड़ना चाहता है? सब एक साथ आ जाओ, मुझे जल्दी है। चूंकि तुम में से कोई आगे नहीं आ रहा तो मैं पीछे भी नहीं हटूंगा। मैंने शांत आवाज में कहा। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि मैं क्यूआई रिफाइनमेंट कल्टिवेटर हूं, लेकिन मैंने कभी ये नहीं कहा कि क्यूआई रिफाइनमेंट कल्टिवेटर लोगों को मार नहीं सकते। उस एक वार ने स्वांटियन सेक्ट का सारा घमंड चकनाचूर कर दिया और शाओर का आखिरी भ्रम भी उसी पल टूट गया। प्यारे पति, मुझे बचा लो, अभी मुझे बचा लो। यंग सेक्ट मास्टर आखिरकार होश में आ गया। आखिर वो एक सेक्ट का यंग मास्टर था। भले ही वो डर चुका था, लेकिन उसके पास अभी भी आखिरी तुरुप का पत्ता बचा हुआ था। उसने अचानक अपने रोब से आग जैसी लाल रंग की एक टोकन निकाली और उसे ऊपर उठाकर चिल्लाया, गार्डियन डिवाइन बीस्ट फायर ड्रैगन वेनरेबल। गार्डियन डिवाइन बीस्ट फायर ड्रैगन वेनरेबल, बाहर आओ और इस कमीने को मार डालो।
जैसे ही उसकी आवाज गूंजी, पहाड़ के पीछे मौजूद फॉरबिडन एरिया से कान फाड़ देने वाली दहाड़ सुनाई दी। पूरे सेक्ट पर झुलसा देने वाली गर्मी की लहर फैल गई। अगले ही पल 100 फीट से भी ज्यादा लंबा एक विशाल फायर ड्रैगन फॉरबिडन एरिया से निकलकर आसमान में उछल गया। ये फायर ड्रैगन वेनरेबल है, स्वांटियन सेक्ट का गार्डियन डिवाइन बीस्ट। अब वो लड़का मर चुका है, एक इंसान डिवाइन बीस्ट से कैसे लड़ सकता है? यंग सेक्ट मास्टर का आत्मविश्वास तुरंत लौट आया। उसने मेरी तरफ उंगली करके जोर से हंसते हुए कहा, हा एक्सू चौंगशन, तो क्या हुआ अगर तुम ताकतवर हो? डिवाइन बीस्ट के सामने तुम सिर्फ एक चीटी हो। फायर ड्रैगन वेनरेबल ने अपना खूनी जबड़ा पूरी तरह खोल दिया। उसके मुंह के अंदर ड्रैगन ब्रेथ इकट्ठा होने लगी। मैंने अपनी आस्तीन में हाथ डाला और गहरी नींद में सो रहे शाओचिंग को बाहर निकाला। अब सोना बंद करो, काम करने का वक्त है। शाओचिंग ने अपनी जीभ बाहर निकाली, फिर उसका गला हल्का सा हिला। उसके मुंह से एक धीमी गुर्राहट निकली। आवाज धीमी थी, लेकिन इतनी ताकतवर कि सीधा आत्मा तक पहुंच रही थी। वो एक बेहद प्राचीन और वीरान आवाज थी, जिसमें सबसे ऊंची और निर्विवाद सत्ता का एहसास था। ये एक ट्रू ड्रैगन की दहाड़ थी। विशाल फायर ड्रैगन सीधे आसमान से नीचे गिर पड़ा। बूम! वो जोर से जमीन पर गिरा और चारों तरफ धूल उड़ गई। उसमें जरा भी विरोध करने की हिम्मत नहीं बची थी। वो डरे हुए पालतू कुत्ते की तरह जमीन पर लेट गया और अपना सिर मिट्टी में गहराई तक छिपा लिया। तुम्हारा डिवाइन बीस्ट तो उतना प्रभावशाली नहीं लग रहा, क्यों न मैं उसकी जगह ले लूं और तुम्हारे साथ खेलूं? मैं जैसे ही ऊंचे प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ा, तभी आसमान से एक बूढ़ी आवाज गूंजी। उस आवाज में अंतहीन दबाव भरा हुआ था। अगले ही पल सफेद बालों वाला एक बूढ़ा आदमी हवा में अचानक प्रकट हुआ। वो शाओ पैनर और यंग सेक्ट मास्टर के सामने आकर खड़ा हो गया। एल्डर जुओ, मुझे बचाइए। एल्डर जुओ! यंग सेक्ट मास्टर ऐसे भागकर उसके पीछे पहुंचा जैसे उसे कोई जीवनदान मिल गया हो। शाओ पैनर भी रोते हुए मेरी तरफ उंगली करके चिल्लाई, एल्डर जुओ, इस आदमी ने हमारे एल्डर को मार डाला, हमारे सेक्ट गेट को तोड़ दिया और अब ये मेरे पति और मुझे भी मारना चाहता है। आपको इसके 10,000 टुकड़े कर देने चाहिए। एल्डर जुओ ने तुरंत हमला नहीं किया। उसकी धुंधली लेकिन चालाक आंखें मुझे ध्यान से देखने लगीं, जैसे वो मेरा असली रूप समझना चाहता हो। लेकिन उसे सिर्फ खालीपन दिखाई दिया। कोई स्पिरिचुअल रूट नहीं, कोई कल्टिवेशन नहीं। मैं बिल्कुल एक आम इंसान जैसा दिख रहा था। फिर भी इसी आम इंसान ने अभी फायर ड्रैगन वेनरेबल को दबा दिया था और एक नासेंट सोल कल्टिवेटर को एक ही पल में मार डाला था। एल्डर जुओ तुरंत सतर्क हो गया। उसने चेहरे पर हल्की मुस्कान लाते हुए कहा, युवा मित्र, जहां तक हो सके दया दिखानी चाहिए। आज हमारे सेक्ट के लिए खुशी का दिन है। अगर तुम यहीं रुक जाओ तो मैं पुरानी बातें भुलाने को तैयार हूं। मैं तुम्हें स्वांटियन सेक्ट का हॉनरी एल्डर भी बना सकता हूं, ताकि तुम हमेशा सम्मान और दौलत का आनंद उठा सको। पुरानी बातें भुला दूं तो फिर मेरे मालिक की जान का हिसाब कौन देगा? एल्डर जुओ ने हल्का सा मुंह बनाया और बेपरवाही से कहा, वो तो बस एक बूढ़ा इंसान था। अगर मर गया तो मर गया। इंसान चींटियों जैसे होते हैं। उसकी आवाज बिल्कुल शांत थी, जैसे वो किसी मामूली बात पर चर्चा कर रहा हो। उसके लिए जिस इंसान के पास कल्टीवेशन नहीं थी, वो चींटी से ज्यादा कुछ नहीं था। उनकी जिंदगी घास से भी कम कीमती थी। मैंने धीरे से सिर झुका लिया। मेरे कंधे हल्के हल्के कांपने लगे। चींटी कहने का कितना अच्छा तरीका है। मैंने धीरे धीरे सिर उठाया। मेरी आंखों में दबा हुआ गुस्सा आखिरकार फूट पड़ा। तो फिर जब मैं तुम्हें मारूंगा, तब तुम्हारे साथ भी चींटी जैसा ही बर्ताव करूंगा। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया। मेरे शब्द पूरे भी नहीं हुए थे कि मेरा शरीर अपनी जगह से गायब हो चुका था। इस बार मैंने खुद को बिल्कुल भी नहीं रोका। स्ट्रेंथ एट्रीब्यूट 99 मिलियन पूरी ताकत के साथ फूट पड़ा। एंसेस्टर का चेहरा एक पल में बदल गया। उसके दिल में मौत का एहसास बुरी तरह भर गया। उसने घबराकर अपने शरीर की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी एक्टिवेट कर दी और खुद को बचाने के लिए अपना नेटल ट्रेजर बुला लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो दहाड़ा और अपने चारों तरफ एक सुनहरा बैरियर बना लिया। लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि मेरी मुट्ठी पहले ही उसके सामने पहुंच चुकी थी। उस एक मुक्के में मेरे 1 लाख साल तक जिंदा रहने की वजह थी। उसमें मेरे मास्टर के लिए महसूस किया गया हर पछतावा और हर गुस्सा समाया हुआ था। बूम! मेरा मुक्का सुनहरी दीवार से टकराया। वो दीवार एक पल भी नहीं टिक सकी और पूरी तरह टूट गई। अगले ही पल मेरा मुक्का एंसेस्टर के सीने पर जा लगा। बीच में जरा भी रुकावट नहीं आई। ऐसा लग रहा था जैसे गरम चाकू मक्खन को चीर रहा हो। सिर्फ उसी एक मुक्के से एंसेस्टर का पूरा शरीर भाप बनकर गायब हो गया। यहां तक कि उसकी सोल को भी भागने का मौका नहीं मिला। मेरे मुक्के की भयानक ताकत से उसकी सोल भी पूरी तरह बिखर गई। लेकिन ताकत यहीं नहीं रुकी। गड़गड़ 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 स्वांटियन सेक्ट की मेन पीक, जो पूरे सेक्ट की सबसे बड़ी अथॉरिटी का प्रतीक थी, मेरे मुक्के से पूरी तरह मिट गई। जो पहाड़ कभी बादलों को छूता था, उसकी जगह अब धरती में सिर्फ एक विशाल गड्ढा बचा था। मैंने अपनी मुट्ठी वापस खींची, सामने फैली खाली जगह को देखा और धीरे से सांस छोड़ी। जब मैं प्यार से समझा रहा था, तब तुमने सुनना ही नहीं चाहा। लेकिन जैसे ही मैंने मुट्ठी चलाई, तुम तो एक ही वार में टूट गए। सच में कितनी बेकार बात है। मलबे के बीच अब सिर्फ शाओ पैनर अकेली खड़ी थी। मेरे मुक्के की शॉकवेव से यंग सेक्ट मास्टर पहले ही राख बन चुका था। शाओ पैनर का शानदार शादी का जोड़ा जगह जगह से फट चुका था। वो अपने चारों तरफ फैली तबाही को खाली नजरों से देख रही थी।
स्वांटियन सेक्ट जो कभी अजेय लगता था अब सिर्फ खंडहर बन चुका था। जिस एंसेस्टर को वो अपना सबसे बड़ा सहारा मानती थी उसका तो एक भी निशान नहीं बचा था। उसकी पूरी दुनिया उसी पल ढह गई। मैं टूटे हुए पत्थरों पर चलता हुआ उसके सामने पहुंचा। मेरी परछाई उसके पूरे शरीर पर पड़ गई। शाओ पैनर अचानक होश में आई। धम! वो मेरे सामने घुटनों के बल गिर गई, मेरा पैर पकड़ लिया और फूट फूट कर रोने लगी। सीनियर ब्रदर, प्लीज मुझे छोड़ दो। मैं पन्र हूं, मैं मास्टर की सबसे प्यारी शिष्या हूं। मुझे ये सब करने पर मजबूर किया गया था। उन्होंने मुझसे ये सब करवाया। मैं कभी भी फादर को चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी, सच में नहीं चाहती थी। वो ऐसे रो रही थी जैसे उसके साथ दुनिया का सबसे बड़ा अन्याय हुआ हो। मैंने उसके उस जाने पहचाने चेहरे को देखा। उसी चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए मास्टर कभी 3 दिन तक बर्फ में घुटनों के बल बैठकर एक डॉक्टर से मदद की भीख मांगते रहे थे। उन्होंने कई बार अपना आखिरी खाना भी उसके लिए बचा कर रखा था, लेकिन बदले में उसने उन्हें क्या दिया? मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने बस अपना हाथ बढ़ाया, उसकी डैंचेन पर रखा और हल्का सा दबाव डाला। अगले ही पल शाओ पैनर की दर्द भरी चीख निकल गई। उसकी कल्टीवेशन पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। जिन स्पिरिचुअल रूट्स पर उसे सबसे ज्यादा गर्व था वे पूरी तरह टूट चुकी थीं। एक ताकतवर कल्टीवेटर से वो फिर एक साधारण इंसान बन गई। नहीं, मेरी कल्टीवेशन अमर बनने का मेरा रास्ता। वो जमीन पर गिर गई और टूटकर रोने लगी। मैंने एंसेस्टर के स्टोरेज पाउच से एक आईना निकाला। आईने में एक एक करके पुराने दृश्य उभरने लगे। जब वो 3 साल की थी तब आसमान से बर्फ बरस रही थी। अगर शाओ ज़ुओ उसे अपनी बाहों में लेकर गर्म न रखता तो वो उसी दिन बर्फ की मूर्ति बन जाती। जब वो 10 साल की हुई तब वो बुरी तरह बीमार पड़ गई थी। अगर शाओ ज़ुओ उसके लिए चट्टानों से दवा लाने न गया होता और उसी दौरान उसका पैर न टूट गया होता तो वह उसी बीमारी से मर चुकी होती। फिर आईने का दृश्य बदल गया। अगर उसने वो लॉन्जेविटी फ्रूट न चुराया होता तो शाओ ज़ुओ अपनी पीक रिफाइनमेंट कल्टीवेशन और मेरी देखभाल की वजह से कम 500 साल और जी सकता था। उसने अपना पूरा जीवन उसके भविष्य के लिए कुर्बान कर दिया और उसने उसी की लाश पर पैर रखकर ऊपर चढ़ना चुना। आईने में ये सब देखकर शाओ पंट का चेहरा मौत की तरह सफेद पड़ गया। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। नहीं, मुझे मत दिखाओ, प्लीज मुझे मत दिखाओ। मैंने आईना वापस रख दिया। मेरी आवाज बर्फ से भी ज्यादा ठंडी थी। तुमने शाओ परिवार से इसलिए नफरत की क्योंकि वे गरीब थे। तुमने मास्टर से इसलिए नफरत की क्योंकि वो कमजोर थे। तुम्हें लगा कि हम सिर्फ एक बोझ हैं जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। ठीक है, अगर तुम अपने अतीत से इतनी बुरी तरह भागना चाहती हो तो मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी कर देता हूं। मैंने उसका कॉलर पकड़ा और उसे ऐसे उठा लिया जैसे कोई चूजा उठा रहा हूं। फिर मैंने उसे दूर फेंक दिया। वो हवा में एक लंबा चाप बनाते हुए उड़ती चली गई और पहाड़ के नीचे बैठे भिखारियों के एक झुंड के बीच जाकर गिरी। उसे शुरू से वहीं होना चाहिए था। मास्टर के बिना वो भी उन्हीं में से एक होती। जाओ, वही जिंदगी जियो जिसके लिए तुम्हें बनाया गया था। इस बार कोई तुम्हें दोबारा उठाने नहीं आएगा। सब कुछ खत्म करने के बाद मैं मुड़ा। मेरे दूसरे जूनियर ब्रदर ने ताबूत उठा लिया। मेरी तीसरी जूनियर सिस्टर ने तलवार थाम ली। दोनों चुपचाप मेरा इंतजार कर रहे थे। चलो मास्टर को घर ले चलते हैं। वॉन्चन मर चुका था। एक बेरहम आदमी जो खुद को सिर्फ क्यूई रिफाइनमेंट कल्टीवेटर कहता था, उसने उसे एक ही मुक्के में खत्म कर दिया। ये खबर पूरे 9 प्रोविंसेस कॉन्टिनेंट में आग की तरह फैल गई। हर फोर्स हिल गई। सबने अपने अपने लोगों को मेरी पहचान की जांच करने का आदेश दिया और मुझे ऐसे इंसान की लिस्ट में डाल दिया जिसे किसी भी हालत में कभी उकसाना नहीं चाहिए। कुछ लोगों का कहना था कि मैं ऊपरी दुनिया से आया हुआ ट्रू इमॉर्टल हूं। कुछ ने दावा किया कि मैं हजारों सालों से छिपा हुआ कोई पुराना डीमन हूं। लेकिन सच्चाई कोई नहीं जानता था। मैं तो बस एक क्यूई रिफाइनमेंट कल्टीवेटर था जो हमेशा शांति से खाना सोना और अपनी जिंदगी जीना चाहता था। लक्सिया सेक्ट लौटने के बाद मैंने मास्टर की कब्र दोबारा बनाई। मैंने उस काले ताबूत को जमीन में दफना दिया और उसके सामने एक आड़ू का पेड़ लगा दिया। बूढ़े आदमी को जिंदा रहते आड़ू बहुत पसंद थे। उम्मीद थी कि अगले साल उसमें फल आएंगे। जिंदगी फिर से शांत हो गई। लेकिन कुछ लोग ज्यादा दिन शांत नहीं रह सकते। मेरे दूसरे जूनियर ब्रदर की यादें वापस आ गईं। उसे याद आ गया कि वो डीमन वेनरेबल था। उसे डीमन रेल्म पर राज करने वाले अपने गौरवशाली दिन याद आ गए। एक रात वो हाथ में कसाई का चाकू लेकर मेरे सामने खड़ा था। उसका पूरा शरीर डिमोनिक एनर्जी से घिरा हुआ था। बिग ब्रदर, मैं डीमन रेल्म वापस जा रहा हूं। मैं डीमन वेनरेबल हूं। मैं अपना सब कुछ वापस लेने जा रहा हूं। उस वक्त मैं पत्ता गोभी में पानी दे रहा था। बिना पीछे मुड़े मैंने उसे लापरवाही से जमीन पर पटक दिया। तुमने अभी फर्श साफ नहीं किया है। कहीं नहीं जा रहे। डीमन वेनरेबल? क्या डीमन वेनरेबल बनने से पेट भर जाएगा? बकवास करने से पहले जाओ और सुअरों को खाना खिलाओ। मेरा दूसरा जूनियर ब्रदर मिट्टी से रेंगता हुआ बाहर निकला। उसके शरीर की सारी डिमोनिक एनर्जी गायब हो चुकी थी। फिर वो चुपचाप जाकर सुअरों को खाना खिलाने लगा। कुछ दिन बाद मेरी तीसरी जूनियर सिस्टर भी जाग गई। उसका डीमन एम्प्रेस ब्लड लाइन पूरी तरह जाग चुका था और 10,000 डीमंस के झुकने का शकुन पूरे 100 मील तक फैल गया। वो हवा में तैर रही थी। उसकी पीठ के पीछे 9 विशाल पूंछें फैली हुई थीं जो आसमान और सूरज तक को ढक रही थीं। बिग ब्रदर, मैं डीमन रेस को फिर से खड़ा करना चाहती हूं। मैं पूरी दुनिया पर राज करूंगी। उस वक्त मैं सूरजमुखी के बीज खा रहा था। मैंने उसकी तरफ घूर कर देखा। तुमने अभी तक फूलों में ठीक से पानी नहीं दिया है।
दुनिया पर क्या राज करोगी? नीचे उतरकर पहले कपड़े धो। मेरी तीसरी जूनियर सिस्टर कांप गई। उसने चुपचाप अपनी 9 पूंछें समेट लीं, जमीन पर उतरी और कपड़े धोने चली गई। मैंने उन दोनों मुसीबतों को देखा और सिर हिला दिया। तुम दोनों में से कोई भी मुझे कभी चैन से जीने नहीं देता। शाओ चिंग ही सबसे समझदार है। मैंने अपनी आस्तीन के अंदर पड़े शाओ चिंग को हल्के से छुआ। शाओ चिंग ने मेरी तरफ एक नजर घुमाई और फिर दोबारा सो गया। 100 साल बीत गए। लक्सिया सेक्ट अब एक फॉरबिडन लैंड बन चुका था। कोई उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था और कोई उसकी शांति भंग करने की भी हिम्मत नहीं करता था। धीरे धीरे पूरी दुनिया में एक कहानी फैलने लगी। कहा जाता था कि जो भी सच्चे दिल से पैट्रियार्क टीजू की पूजा करता है, उसके घर की रक्षा होती है, बीमारी और मुसीबत उससे दूर रहती है और उसे बड़े बड़े मंदिरों के देवताओं के आशीर्वाद से भी ज्यादा असरदार ब्लेसिंग्स मिलते हैं। मैं सेक्ट में बढ़ती हुई अगरबत्ती की भेंटों को देखता और संतोष से सिर हिला देता। फिर मैंने अपना एट्रीब्यूट पैनल खोला। स्ट्रेंथ 100 मिलियन, डिफेंस पॉजिटिव इन्फिनिटी। उन 100 सालों में मैंने और 100 एट्रीब्यूट पॉइंट्स बचा लिए थे। ज्यादा तो नहीं थे, लेकिन जैसा कहते हैं मच्छर की टांग भी मांस होती है। मैं बूढ़े आदमी की कब्र के सामने बैठा अपनी घर की बनाई पीच ब्लॉसम वाइन पी रहा था। मास्टर, वहां सब कैसा है? सुना है शाओ पॉनर मरने से पहले कुछ साल भिखारियों के बीच रही थी। शायद यही उसका कर्म था। ओह हाँ, दूसरे जूनियर ब्रदर की सुअर काटने की स्किल्स भी अब बहुत बेहतर हो गई हैं। 100 मील के अंदर जितने भी सुअर हैं, सब वही संभालता है। तीसरी जूनियर सिस्टर भी अच्छी है। उसके लगाए हुए फूल अब पूरे पहाड़ पर खिलते हैं। मैं ऐसे ही बातें करता रहा, बिल्कुल वैसे ही जैसे तब करता था जब बूढ़ा आदमी जिंदा था। धीरे धीरे सूरज डूब गया। सुनहरी धूप मेरे शरीर पर पड़ रही थी। उसकी गर्माहट हल्की और सुकून देने वाली थी। मैं खड़ा हुआ और अपने शरीर को स्ट्रेच किया। मेरी परछाई दूर तक फैली हुई थी। शाओचिंग, चलो अगले 1 लाख साल भी ऐसे ही चुपचाप बिताते हैं। जब मेरा डिफेंस इतना बढ़ जाएगा कि हेवनली डाओ भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, तब हम अपर रेल्म घूमने चलेंगे। सुना है वहां की इमॉर्टल लड़कियां बहुत खूबसूरत होती हैं। पता नहीं क्या वे हमारे गांव की क्यूहुआ से भी ज्यादा सुंदर होंगी? शाओचिंग ने अपना सिर बाहर निकाला और 2 बार फुफकारा जैसे मेरी पसंद का मजाक उड़ा रहा हो। मैं बस मुस्कुरा दिया। हाथ पीठ के पीछे बांधे मैं धीरे धीरे सब्जियों के बगीचे की तरफ चल पड़ा। मेरे पीछे पीच ब्लॉसम ट्री हवा में धीरे धीरे लहरा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हल्के से सिर हिलाकर मुझे विदा कर रहा हो। समय बहुत लंबा था। आखिर इमॉर्टल होना इतना भी बुरा नहीं था। जब तक तुम्हारे दिल में याद करने के लिए कोई अपना हो, तब तक तुम कभी सच में अकेले नहीं होते।